Hello and good afternoon to everybody. This is our first lecture in environment and ecology, which is जो कि हमारे जनरल साइंसेस के पोर्शन का बेसिक पार्ट है. तो मैं आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ इस टॉपिक में. तो हम लोग जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे ये हम लोग यूपीएससी ईएससी के लिए कवर करेंगे, पूरा एसएससी के लिए कवर करेंगे, अदर पीएसयूज के लिए कवर करेंगे, और जो अदर स्टेट एग्जाम्स हैं जैसे कि यूपीएससी एई हो गया, एमपीएससी हो गया और उसके बाद में आरपीएससी हो गया, इन सब में ये काम आने वाला है. और हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी क्यों शुरू कर रहे हैं पहले, क्योंकि ये सबसे इजी सब्जेक्ट है. बहुत ज़्यादा इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं पढ़ना है या फिर आपको कोई भी इन डेप्थ इतना नहीं जाना है कि आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस हो सके कि ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया. बहुत इजी सब्जेक्ट है, आसानी से पढ़ेंगे और समझते चले जाएंगे. मैं विकास कुमार आपको ये पूरा कोर्स कवर अप करवाऊंगा. ये पहला वीडियो है हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, बट मैं आपको एक सेकेंड मैं आपको एक चीज बता दूं. मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा, हर एक वीडियो को कीजिएगा, क्योंकि इसमें ये लगभग हर टॉपिक इंटरलिंक्ड होगा. और इसका कुछ पोर्शन जैसे एक टॉपिक में हो गया है तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे टॉपिक में नहीं आएगा. उससे इंटरलिंक चीजें दूसरे टॉपिक में भी पढ़ाई जाएंगी, जो कि आपको पता होनी चाहिए और आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगी. और इस शुरू करने से पहले मैं आपको मेरी तरफ से एक एडवाइस जरूर रहेगी आपके लिए कि आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी ईएससी हो, या फिर स्टेट एग्जाम हो कोई दूसरा, या कोई भी अदर एग्जाम हो, या एनडीए सीडीएस में भी ये टॉपिक आता है. पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप एक काम कीजिए, यहाँ से टॉपिक पढ़िए या फिर आप टॉपिक को कवर करो, टॉपिक को अच्छी तरीके से समझो. समझने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना. जैसे कि आपका जैसे अभी 2020 चल रहा है, 2019 का उसी ईयर का उसी एग्जाम का पेपर उठाइए, सॉल्व कीजिए. फिर उसके बाद में जाइए एनवायरनमेंट से रिलेटेड में 2018 का उठाइए, सॉल्व कीजिए एनवायरनमेंट का पोर्शन. फिर उसके बाद में जाइए 17 का क्वेश्चन उठाइए, 17 के क्वेश्चन को कीजिए. 16 का उठाइए, 16 के क्वेश्चन को कीजिए. इस तरीके से आपको कम से कम 8 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं. उससे होगा ये आपका कि आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्या क्या कहाँ से आता है. तो एनवायरनमेंट के अंदर हम जो पोर्शंस कवर करने वाले हैं वो सबसे पहला है बेसिक्स. बेसिक्स से मतलब बहुत बेसिक जानकारी जो हमें होनी चाहिए एनवायरनमेंट के बारे में, क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हम यूज करते हैं किसी चीज के लिए, क्या क्या पॉइंट यूज किया जाता है, ये सारे बेसिक्स में आते हैं. सेकंड टॉपिक होगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. थर्ड टॉपिक होगा ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. फोर्थ टॉपिक होगा पॉल्यूशन. फिफ्थ टॉपिक होगा एनर्जी. सिक्स टॉपिक होगा ईआईए यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट टेस्ट. ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, कई एग्जाम्स में आता है ईएससी टाइप, तो हमें ये पता होना चाहिए. ठीक है, तो अभी ये ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने पहले आपको बेसिक्स पढ़ा दिया तो अब ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन शुरू होगा. ये भी हो सकता है मैं ग्लोबल वार्मिंग पहले शुरू कर दूं. इसलिए आपसे बोल रहा हूँ आप सारे वीडियोस कीजिएगा. किसी ये मत समझिए कि हाँ ये मैंने टॉपिक कर लिया ये कन्वर्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं है. बेसिक्स के कई पोर्शन आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन देखने को मिलेंगे और ग्लोबल वार्मिंग में भी देखने को मिलेंगे, जो कि इंटरलिंक किया जाएगा. राइट, पॉल्यूशन आपको पूरा पढ़ाया जाएगा. राइट, मैं ये नहीं कह रहा है कि ये नोट्स कंप्लीट है, इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना, बट ये जरूर है कि आपका मैक्सिमम कवरेज होगा हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के ही पूरा का पूरा मैटर डिसाइडेड किया गया है. नॉट टू वरी अबाउट दैट कि आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे. मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं और बन जाते हैं, दैट्स फॉर श्योर. ठीक है, तो आप पहले फिर हम उसका पॉल्यूशन पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, टॉपिक्स रैंडम हो सकते हैं, आप लोग सारे वीडियो कीजिएगा. तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम बेसिक्स. व्हाट इज बेसिक टर्म्स दैट आर यूज्ड इन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जो हमें पता होनी चाहिए. राइट, शुरू करते हैं. तो बेसिक्स में
हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने बात की, हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो एनवायरनमेंट क्या है? हमारे आसपास का सराउंडिंग, जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग हमें आसपास में दिखाई दे रही है, वो सब दिखाई दे रही है, महसूस हो पा रही है, वो सब क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास किस तरीके के लोग हैं, हमारे आसपास किस तरीके की चीजें, वो सब एनवायरनमेंट है। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक ग्रीक टर्म से लिया गया है, जिसका अगर हम अलग अलग करके देखें तो हम देखते हैं ओइकस प्लस लोगस। ओइकस प्लस लोगस। ओइकस का मतलब हुआ हैबिटेशन, लोगस का मतलब हुआ स्टडी। किसी के हैबिटाट या किसी के घर की स्टडी को ही हम कहते हैं इकोलॉजी। ये एक टर्म है जो एक स्टडी को दिया गया है, जिसमें हम किसी के हैबिटाट, किसी स्पीसीज, किसी प्लांट, किसी एनिमल के हैबिटाट की जो हम स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं इकोलॉजी। ये टर्म जो था वो दिया गया था अर्नस्ट हैकेल के द्वारा। ये एक जर्मन था, उसके द्वारा दिया गया था। एंड इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है ये हम अभी आगे देखने वाले हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, राइट। इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय एजी टेंसली। ये टर्म जो था वो एजी टेंसली ने दिया था, कहा था कि हाँ भाई ऐसे इकोसिस्टम कहा जाता है। पर ईपी ओडम जो हैं उन्होंने इसको और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था, इसलिए इनको हम फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं, राइट। अभी ये तो हमें सब समझ में आ गया भाई, ये जर्मन था, ये भी बाहर से है, ये भी बाहर से है। अभी इंडिया में भी क्या किसी ने कुछ ऐसा काम किया है? आपके लिए अलग से एक बॉक्स बनाया है, ये रहा, ये रहा, रामदेव मिश्रा। इनको बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ये हमें याद रखने हैं। ये हमें 3 नाम अभी तक इस स्लाइड में दिखाई दिए और तीनों ही नाम हमें याद, 4 नाम दिखाई दिए और चारों ही नाम हमें याद रखने हैं, राइट। पहला नाम अर्नस्ट हैकेल, जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, जिसने हमें बताया इकोलॉजी क्या होता है। एजी टेंसली, जिसने हमें ये बताया इकोसिस्टम क्या होता है। ईपी ऑडम, उसने डिस्क्राइब किया व्हाट इज इकोसिस्टम, राइट। एक इसमें टर्म था इकोलॉजी वाज अ स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। अब हम देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम को अगर हम बेसिक डेफिनेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो क्या होता है कि जैसे कि एक कोई भी प्लेस है या फिर कोई भी लैंड मास है, वहां पे लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन जो होता है उसकी एनवायरनमेंट से, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉरेस्ट होता है, तो फॉरेस्ट एक अपने आप में इकोसिस्टम है। ओशियन, सीज, पॉन्ड्स, ये सारे के सारे इकोसिस्टम है। अच्छा, सबसे छोटा इकोसिस्टम क्या हो सकता है? सबसे छोटा इकोसिस्टम क्या हो सकता है? अगर हम माइक्रो में चले जाएं तो जो बहुत बेसिक स्पीसीज, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह होते हैं, उनका भी अपना एक इकोसिस्टम होगा, राइट। जैसे कि अब ऐसे एक एग्जांपल लेके चलें, पॉट होल्स हो जाते हैं, तो जैसे बारिश हुई तो वहाँ गड्ढे भर गए, तो गड्ढे भरने की वजह से वहाँ क्या होता है, छोटे छोटे मच्छर वगैरह आ जाते हैं। कुछ वहाँ पे फ्रॉक्स भी पहुंच जाते हैं, कई और तरीके के छोटे छोटे हमें इंडिविजुअल दिखाई देते हैं। साइड साइड में थोड़ी घास भी जमाती है, तो वहाँ लिविंग चीजें भी हैं, पानी भी है, और नॉन लिविंग में एयर हो गया, वाटर हो गया। तो ये सब चीजें मिला के एक उसका अपना इकोसिस्टम बना देती है, तो राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा था। तो इकोसिस्टम की बात करें तो ये बताओ सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा हो सकता है? सबसे बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है हमारी अर्थ। यही मैंने यहाँ पर लिखा था, लार्जेस्ट पॉसिबल इकोसिस्टम इज अर्थ, राइट। एंड व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। तो हमें पता चला कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इज combination of living and non-living component in an area interacting with their surrounding environment। ये हमें टर्म समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इकोसिस्टम तो हमें समझ में आ गया, क्या इनके तरीके भी होते हैं? यस, इकोसिस्टम्स आर ऑफ 2 टाइप। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या है? जो हमें नेचर द्वारा प्रोवाइडेड है, जो हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड है या फिर जो हमें नेचर से प्राप्त है। और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है? जो नेचर ने नहीं बनाया, ह्यूमन ने बनाया है, फॉर सर्टेन पर्पस, फॉर किसी पर्पस के लिए, या फिर क्या किसी पर्पस के लिए बनाया होगा, अगर बनाया है तो। नेचुरल इकोसिस्टम की अगर बात करें, उसमें 2 तरीके के आते हैं, टेरेस्ट्रियल
एंड एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे है जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा, टुंड्रा जहाँ वेजिटेशन कम होती है, फॉर एग्जांपल हिली रेंज। एक्वेटिक, एक्वेटिक क्या हो गया, जो वाटर से रिलेटेड है, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियन, सी, राइट। आर्टिफिशियल क्या हो गया, मैन मेड, जू, बोटेनिकल गार्डन, फिश एक्वेरियम। जू क्या हो गया, जहाँ पर हमने एनिमल को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से निकाल के आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में बना के उनको हमने रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का नेचुरल हैबिटेट क्या हुआ, रिवर, रिवर या फिर ओशियन, लेकिन हम उनको क्या किए, उनको उठा के ले आए, हमने जू में रखा, वहां पर हमने उनको एक्सेस वाटर दिया और लैंड दिया जिसपे वो रहते हैं, ठीक है, और हम उनको फूड प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि कई जू में क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं एक्सटिंक्शन के कगार पे आ गए हैं, एंडेंजर्ड की तरह कगार पे आ गए हैं, तो हम उनको प्रिजर्व करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं पोचर या हंटर से, तो उनको हम जू में रखते हैं। और सेकेंडली इससे ये भी होता है कि जब हम लोग जाते हैं उनको देखने के लिए तो हमें पता लगता है हाँ ऐसा जानवर भी होता है, क्योंकि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे जानवरों को नहीं देख सकते, जैसे कि लाइन, जिराफ हो गया, राइट। बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स को रखा जाता है। फिश एक्वेरियम के बारे में जानते होगे आप, ओशियंस और सीज की डिफरेंट डिफरेंट, जैसे शार्क, व्हेल, डॉल्फिन, ये सब होती है, इनको एक एक्वेरियम में बना के रखा जाता है, उसमें ह्यूमन जाके देख सकता है कि हाँ एक सेफ डिस्टेंस है कि हाँ यहाँ पे इस तरीके की फिश मौजूद है हमारे ओशियंस या सी में। चलो सेकंड स्लाइड पे जाते हैं, इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, इकोटोन को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी दो इकोसिस्टम्स हैं, कोई भी दो डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं, उनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसे हम कहते हैं इकोटोन। यहाँ पर कौन सा है, ये हमारा एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक हमारा फॉरेस्ट है, और जो उसका बीच का एरिया है, मिड में एरिया है, उसे हम बोलते हैं इकोटोन। ये वाला एरिया, इसको हम कहेंगे इकोटोन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे। आप लोग एक काम करना, अगर चाहो तो नोट्स बना लो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाए इसकी, नोट्स की, और अगर नहीं हो पाती तो आप फिर भी लिखते रहो, क्योंकि लिखने से हमें याद रहता है, जो भी चीज़ हम लिखते रहते हैं बार बार तो वो हमें अच्छे से मेमोराइज हो जाती हैं, राइट। इसको हम कहते हैं इकोटोन। और इकोटोन वाइड भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है, जैसे कि एक लेक हो गया और उसके जस्ट साइड में एक फॉरेस्ट है, तो बीच में जो मार्शी लैंड बनता है, मार्शी टाइप का लैंड बनता है, दलदली इलाका बनता है, वो एक इकोटोन ही कहलाता है, ठीक है। वो एक इकोटोन ही होता है। यहाँ पे इस साइड में फॉरेस्ट और इस साइड में लेक, बीच में बन गया इकोटोन, ठीक है। ये वाइड भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है, मतलब जैसे कि अगर आप डेल्टा की बात करें तो एक एक तरफ हो गया समुद्र, पूरा का पूरा ओशियन, और एक तरफ हो गया पूरा लैंड, तो बीच में जो मार्शी टाइप का एक बना, जैसे कि हमारा सुंदरबन डेल्टा बना, तो वो एक एक तरीके का इकोटोन है, उसके अंदर भी एक बायोडाइवर्सिटी है, कई तरीके की लिविंग नॉन लिविंग चीजें हैं वहां पर, तो उसको हम बोलते हैं इकोटोन। इट में भी नैरो और वाइड, ये नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है। नैरो कितना हो सकता है, जैसे लेक और फॉरेस्ट है तो उसके बीच में छोटा सा कोई एरिया होगा, और वाइड कितना हो सकता है, जैसे सुंदरबन डेल्टा। बस हम इन्हें ऐसे ही पॉइंट्स को याद करते चले जाएंगे और समझते समझते चले जाएंगे कि हाँ ऐसा कुछ होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं। और ये हमारा एक हो गया एज इफेक्ट। एज इफेक्ट के बारे में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे एज इफेक्ट होता क्या है। जैसे कि एक हमने बायोडाइवर्सिटी की बात करी, इकोसिस्टम की बात करी, एक हमने इकोसिस्टम की बात करी, तो यहाँ पर एक तरीके की बायोडाइवर्सिटी होगी, यहाँ पर लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे, यहाँ पे एक तरीके के लिविंग नॉन कंपोनेंट होंगे। होगा क्या, यहाँ के कुछ एनिमल्स होंगे, यहाँ पे कुछ एनिमल्स होंगे, बट उन एनिमल्स की डेंसिटी इस एरिया में ज्यादा होगी, बट उन एनिमल्स की डेंसिटी इस एरिया में ज्यादा होगी। उस टाइप की डाइवर्सिटी को हम, उस टाइप के इफेक्ट को हम कहते हैं, इसे बोलते हैं एज इफेक्ट। इसे बोलते हैं हम एज इफेक्ट, क्योंकि एनिमल जो है उसकी डेंसिटी यहाँ कम है पर यहाँ ज्यादा है। This effect is prevalent in ecosystem. Some of the species population density is greater than the adjoining. This phenomena is known as age effect. Wait a second.
तो यहाँ पर डेंसिटी एनिमल्स की किसी भी स्पीसीज की ज़्यादा हो गई, एनिमल या फिर प्लांट, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक इकोटोन है और इस इफेक्ट को हम कहते हैं एज इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा सम ऑफ द स्पीसीज पॉपुलेशन डेंसिटी इज ग्रेटर देन दैट जॉइनिंग एरियाज, ग्रेटर देन दैट जॉइनिंग एरियाज, यहाँ पे इन दोनों से ज्यादा यहाँ पर है तो उसे हम बोलेंगे एज इफेक्ट। ये जो एग्जाम्पल है हमारा, एक है डेल्टा, एसेचुअरी और वेटलैंड, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और वेटलैंड तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है करंट के हिसाब से भी, उसे हम देखेंगे। उसके बाद में कि डेल्टा क्या होता है इसे हम देखेंगे, एसेचुअरी क्या होती है ये हम देखेंगे, और वेटलैंड क्या होगा। एक बेसिक आइडिया देता हूँ, डेल्टा क्या होता है कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, जितनी भी हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया पेनिनसुलर में, वो जब सी में मिलती हैं तो कुछ एरिया कवर अप करती हैं, उस एरिया पे जो जगह बनती है उसी को हम कहते हैं डेल्टा। एसेचुअरी क्या होता है, जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं वो रिवर के मुहाने पे जो ओशियन और सी का जो जंक्शन होता है वहां पर जो पोर्शन बनाती हैं उसको एसेचुअरी बोलते हैं। वेटलैंड्स क्या होते हैं, वेटलैंड्स के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे आगे चलने के बाद में, आगे पॉइंट में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि ये भी एक तरीके का इकोटोन है, इट्स जंक्शन बिटवीन लैंड एंड वाटर, इट्स लैंड एंड वाटर। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैं चाहूंगा कि आप बताएं, जैसे कि ऑल इकोटोन्स, ऑल वेटलैंड्स आर इकोटोन्स, और वेटलैंड्स आर इकोटोन्स, बट ऑल इकोटोन्स आर वेटलैंड्स, इन दोनों से कौन सा सही है? फर्स्ट सही होगा, क्योंकि वेटलैंड जो है वो इकोटोन का एग्जांपल है, और इकोटोन में डेल्टा भी आता है, एसेचुअरी भी आता है, वेटलैंड भी आता है। मैं आपको वेटलैंड के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, इस क्वेश्चन को भी स्किप कर दो, तभी बताऊंगा वेटलैंड के साथ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी हम बस इतना ही याद रखेंगे, डेल्टा, एसेचुअरी, वेटलैंड क्या होते हैं, कैसे कैसे हम लोग इनको करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी और नेचर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने ये एक पिरामिड बनाया है, इस पिरामिड में हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर हम ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि एनिमल, ये जितने भी स्पीसीज हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। एक सबसे ऊपर जो हमने दिया हुआ है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है, इंडिविजुअल होते हैं जो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक स्पीसीज का कोई एक पर्टिकुलर प्लांट ले लो तो वो एक इंडिविजुअल हो गया। ह्यूमंस में किसी एक को ले लो, किसी भी एक को आप ले लो, जैसे मेरा नाम विकास है तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ अपने आप में, आप अपने आप को ले लो, आप एक इंडिविजुअल हो, राइट, सिर्फ एक। उसके बाद में स्पीसीज क्या होता है, इट्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, इट्स नॉट अबाउट नंबर, इट्स अबाउट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं उनको हम बोलते हैं, वो उसे हम बोलते हैं स्पीशीज। सेम इंडिविजुअल शोइंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे हम बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्पीशीज, राइट। पॉपुलेशन क्या होता है, बहुत सारी स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, उसे बोलते हैं पॉपुलेशन। तो स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस ले लो, कैट्स ले लो, ये सब हो गया। और उसके बाद में एक होता है कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या हो गया, डिफरेंट पॉपुलेशंस का, जहां पर डिफरेंट पॉपुलेशन जहां पर इकट्ठी होती है उसको बोलते हैं कम्युनिटी। जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, और भी तरीके की पॉपुलेशन है एक जगह पे इकट्ठी रहती है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है, अभी ये जो ऊपर हमने जितने भी डिस्कस किए, इंडिविजुअल से लेके कम्युनिटी, ये सारे के सारे कंसीडर करते हैं, ये सारे के सारे कंसीडर करते हैं बायोटिक एलिमेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है,
अभी तक हम सिर्फ स्पीशीज प्लांट की ही बात कर रहे थे। हमने यहाँ कभी ऐसा नहीं कहा यहाँ टेम्परेचर, एयर, वाटर के बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी नहीं बोला। हमने सिर्फ अभी यहाँ पे स्पीशीज की बात की, हमने इंडिविजुअल किसी की बात कर ली, ठीक है। तो ये हो गया, इंडिविजुअल समझ में आया आपको, इंडिविजुअल कौन होते हैं, स्पीशीज आपको समझ में आया, स्पीशीज कौन होते हैं, पॉपुलेशन आपको समझ आया, पॉपुलेशन कौन से, कम्युनिटी क्या होता है ये हमें समझ में आया। एक इंडिविजुअल अकेला हुआ एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, एक तरीके के बहुत सारे इंडिविजुअल एक जगह रहते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पीशीज। पॉपुलेशन क्या होता है, बहुत तरीके की स्पीशीज एक जगह रहती हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। और बहुत सारी पॉपुलेशन जहाँ एक जगह रहती है, कई कई तरीके की पॉपुलेशन रहती है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आते हैं इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। ये तीनों टर्म हम आगे जाके अभी सब देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है हमने पहले पढ़ लिया, पहले हम स्लाइड में पढ़ चुके हैं इकोसिस्टम क्या होता है। अभी हम पढ़ेंगे बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है। इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं बायोटिक और एबायोटिक टेम्परेचर। बायोटिक में तो ये सारे हो गए जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है, राइट। ये सभी बायोटिक में आ गए, स्पीशीज या फिर लिविंग सारे के सारे बायोटिक में आ गए। और एबायोटिक में आ गए टेम्परेचर प्लस प्रेसिपिटेशन, दो टर्म्स, टेम्परेचर प्लस प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, वाटर वेपर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। प्रेसिपिटेशन होता है वाटर वेपर के ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, कभी बारिश हो जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बर्फ गिर जाती है, स्नो गिर जाती है। तो ये अलग अलग टर्म, अलग अलग फॉर्म है प्रेसिपिटेशन के, टेम्परेचर प्लस प्रेसिपिटेशन। तो ये हमने देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ। एक बार फिर से देखते हैं, सबसे पहला इंडिविजुअल, दूसरा स्पेशीज। और स्पीशीज क्या होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल showing similar characteristics, एंड सिमिलरिटीज, उसको बोलते हैं स्पीशीज। पॉपुलेशन क्या हो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज जहाँ पे मौजूद हैं। और कम्युनिटी क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन जहाँ पर मौजूद हैं, राइट। इकोसिस्टम हम पढ़ चुके हैं, इकोसिस्टम क्या था, बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन उसके सराउंडिंग के थ्रू, उसको हम बोलते हैं एक इकोसिस्टम। जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग से, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। बायोम क्या है हम आगे देखने वाले हैं, और बायोस्फीयर क्या है इसे भी आगे देखने वाले हैं। तो आगे पॉइंट पे हम चले, तो ये देखो हमने क्या लिखा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच शोस रिजेम्बलेंस इन देयर अपीयरेंस एंड बिहेवियर। जो मैंने आपसे बात करी थी, इंडिविजुअल के बारे में क्या आता है, एक इकलौता अकेला किसी तरीके का, रिजेम्बलेंस शो करते हैं इन देयर अपीयरेंस एंड बिहेवियर, उसको हम बोलते हैं स्पीशीज। पॉपुलेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, different individual of same species interacting each other in same स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे कई तरीके की सेम स्पीशीज के कई इंडिविजुअल रहते हैं और उस एरिया में रहते हैं, जो कि जैसे कि ह्यूमंस होते हैं, ठीक है। अलग अलग, कोई किसी का कद बड़ा है, छोटा है, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की, राइट। जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में भी हम बात करेंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी बेसिकली क्या होता है कि हमारा रिजेम्बलेंस कैसा है, कोई हमसे, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई किसी का कलर डार्क है, किसी का लाइट है। तो ये सारी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के अंदर में आती है, और लगभग हर स्पीशीज की 90% रिजेम्बलेंस होती है, 10% नहीं होती है। पॉपुलेशन क्या है हमने पढ़ा। कम्युनिटी क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया, एक एरिया में सारी पॉपुलेशन जो इंटरेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। बायोस्फीयर क्या है, इस पोर्शन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ो, ये वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और वहां पर तीन कंपोनेंट हैं, एयर, वाटर एंड लैंड, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर, यानी कि अर्थ का वो पोर्शन जहां पर तीनों चीजें मौजूद हैं उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। लेकिन अर्थ का वो पोर्शन जिसपे ये सब चीजें मौजूद नहीं है उसे बायोस्फीयर नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अर्थ के कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर लिविंग चीजें मौजूद नहीं है, ठीक है, उसको हम बायोस्फीयर नहीं बोलेंगे। सी में, ओशियंस में बहुत डेप्थ पे आप चले जाओगे, वहां लिविंग चीजें मौजूद नहीं है, तो हम उसे बायोस्फीयर नहीं बोलेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक डायग्राम के हिसाब से मैंने समझाया हुआ है आपको।
एटमॉस्फेयर, एयर, हाइड्रोस्फीयर, वाटर, लिथोस्फीयर, अर्थ, ये तीनों मौजूद हैं और यहाँ पर लिविंग कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं। इसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। अब क्या ये इकोसिस्टम है? क्या ये इकोसिस्टम है? ऑब्वियस सी बात है, इकोसिस्टम है। एबायोटिक कंपोनेंट एयर, वाटर, लैंड और लिविंग चीजें, तो ये बायोस्फीयर है। तो इस हिसाब से सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा होना चाहिए? लार्जेस्ट ऑफ ऑल इकोसिस्टम। बायोस्फीयर इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, जिसे कि हम बोलते हैं अर्थ। जिसे हम क्या बोलते हैं? अर्थ। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ग्लोबल सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स। ऐसे ले लो, डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं। ये पहला इकोसिस्टम कोई पॉन्ड ले लो, दूसरा इकोसिस्टम कोई आप फॉरेस्ट ले लो, तीसरा इकोसिस्टम डेजर्ट ले लो, ये माउंटेन ले लो, और यहाँ पे हमने कुछ लैंड का एक दूसरा पैच ले लिया, फॉर एग्जांपल वेटलैंड। तो ये सब मिला के क्या बायोस्फीयर कहलाएंगे? हाँ जी, बायोस्फीयर कहलाएंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकंड पॉइंट, ग्लोबल सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम। ग्लोबली जितने इकोसिस्टम्स मौजूद हैं, अगर सबका हम समेशन कर देंगे तो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब हम समझते हैं बायोम क्या होता है। बायोम एक कंटिन्यूस लार्ज एरिया होता है। हर एक पोर्शन को हम बायोम नहीं कह सकते। हर एक पोर्शन को हम बायोम नहीं कह सकते। आप लोगों को वो याद है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पिरामिड देखा था, ये वाला, या देखा था? लास्ट सेकंड पॉइंट है हमारा बायोम। बायोस्फीयर पढ़ लिया हमने, अब बायोम पे आ गए। तो बायोम क्या कंटिन्यूसली लार्ज एरिया है, किसी भी एरिया को नहीं कह सकते। सर्टेन कंडीशंस होती हैं हर चीज को, हर कुछ बुलाने का। बायोस्फीयर को हमने बुलाया है क्योंकि वहां पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और वाटर मौजूद था, राइट? तो हमने उसे क्या कहा? वहां पे लिविंग चीजें मौजूद थी, तो हमने उसे बोला बायोस्फीयर। बायोम क्या है? एक कंटिन्यूस लार्ज एरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी छोटे एरिया को आपने बायोम बोल दिया, राइट? ये जो नीचे कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, सेम बात लिखा हुआ है। ज्यादा कुछ समझने का ट्राई करोगे, क्या ट्राई करो, कर लो राइट? सॉरी, मजाक था। कि क्या है कि set of ecosystems showing similar characteristics with their biotic factor and adapted to their environment. Biome is more complex and extensive than a ecosystem. बायोम जो होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कई तरीके के इकोसिस्टम मौजूद हैं। हमें एक इकोसिस्टम समझ में आता नहीं है सही तरीके से, यहाँ दो दो तीन तीन है, राइट? तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना। तो यही चीज हम इस पॉइंट में कहना चाह रहे हैं, बायोम जो होता है मोर कॉम्प्लेक्स होता है। सेकेंडली जो मैंने आपको बताया था, एबायोटिक कंपोनेंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, और भी होते हैं, पर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर टू मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। टेम्परेचर चेंज होने से अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पूरी की पूरी लाइफ वेरिएट हो जाती है, ठीक है? प्रेसिपिटेशन चेंज होने से इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी स्फीयर चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? ये जो सेकंड पॉइंट है इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आपने अर्थ लिया, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बनेगा, मैं कोशिश करता हूँ ठीक हो जाए। आपने अर्थ को लिया, ठीक है? अर्थ में ये तो हो गया आपका इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ हो गया नॉर्थ साउथ पोल, यहाँ हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है? ये 0 डिग्री पे होता है, ये 23.5 पे होता है, ये 62 पे होता है मे बी। देख लेंगे हम उसे बाद में, वो ये भी हमारा अलग से टॉपिक है, हम इसे आगे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, वहाँ पूरे इसको अर्थ को मैं डिस्क्राइब करूंगा कि अर्थ कैसी है, अर्थ का शेप क्या है, वो सब क्या है। यहाँ जस्ट हमें एक हिंट चाहिए, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर इक्वेटर है, इक्वेटर पे आप कई तरीके के इकोसिस्टम मान लो, यहाँ पे मान लो ये पहला इकोसिस्टम है, दूसरा इकोसिस्टम है, तीसरा इकोसिस्टम, ये चौथा और ये पांचवा इकोसिस्टम। ये 5 तरीके के इकोसिस्टम है।
बताओ यहाँ के एबायोटिक कंपोनेंट सेम होंगे इस रीजन में क्या? होंगे ना? बिल्कुल सेम हो, तो हम कैसे बायोम कह सकते हैं? चलो बायोम के कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं. इट्स अ कंटिन्यूअस, इट इज अ कंटिन्यूअस लार्ज एरिया. यस, इट इज अ कंटिन्यूअस लार्ज एरिया. फॉरेस्ट कंटिन्यूअस लार्ज एरिया होता है? नहीं, उसका एक लिमिटेशन है, एक बाउंड्री डिफाइंड होती है उसकी कि हाँ यहाँ तक हम इसको फॉरेस्ट मानेंगे, इसके आगे कुछ और होगा. बट यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अलग अलग इकोसिस्टम मान लिया और सभी का कॉम्बिनेशन ले लिया. क्या इनके एबायोटिक कंपोनेंट इस रीजन में इक्वल होंगे? हाँ होंगे. कंटिन्यूअस लार्ज एरिया है, हाँ है, यानी कि ये एक बायोम है. समझ गए? ठीक है, एक 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 लेते हैं. ये इस तरीके से आप मान लो, पोलर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, यहाँ आपने 3 तरीके के बायोम मान लो, इकोसिस्टम मान लो. पहला इकोसिस्टम, दूसरा इकोसिस्टम, तीसरा इकोसिस्टम. ठीक है, तो क्या इनके एबायोटिक कंपोनेंट्स इस पूरे एरिया में सिमिलर होंगे? बताओ. नहीं होंगे. यहाँ के एबायोटिक कंपोनेंट सिमिलर नहीं है तो क्या यहाँ के बायोटिक कंपोनेंट सिमिलर हो जाएंगे? नहीं. प्लांट की स्पीसीज चेंज हो जाएंगी, जो एनिमल स्पीसीज जो रहती हैं वो चेंज हो जाएंगे, इंडिविजुअल के जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको लोग दिखाई देंगे. तो यहाँ के बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं. ये लॉन्ग लार्ज एरिया तो है पर इसकी एडेप्टेबिलिटी सिमिलर नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ बायोम. That's why it is not a biome. यही second point कहता है. Set of ecosystem showing similar characteristics with their abiotic factors adapted to their environment. यहाँ पर नहीं थे, यहाँ पर थे, इसलिए ये बायोम है. नहीं थे इसलिए ये बायोम नहीं है. ठीक है, बायोम समझ गए. अब आगे बढ़ते हैं. ये एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसे समझ लो, देख लो. आगे समझा दिया है मैंने, समझ जाओगे. ये देखो, ये सब एक ही तरीके का है, बहुत बड़ा एरिया है. ये देखो सेम कलर, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे. अर्थ एक राउंड है, हम जानते हैं. राउंड नहीं होती है एक्चुअली, जियोइड शेप होता है, वो भी हम पढ़ेंगे. ये देखो, इस जोन में ये चीज पूरा सेम है, इस जोन में ये चीज पूरा सेम है. ठीक है, इस जोन में ये सब चीज बिल्कुल सेम है. अलोंग द लॉन्गिट्यूड सब सेम है. लैटिट्यूड के अलोंग कुछ भी सेम है? नहीं है. तो ये सब बायोम्स हैं. यहाँ बायोम्स नहीं दिए गए हैं. आई एम श्योर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, बायोम समझ गए. आगे बढ़ते हैं. 5 मेजर तरीके के जो बायोम होते हैं वो होते हैं इक्वेटोरियल बायोम, यानी कि इक्वेटर पे. ट्रॉपिक बायोम यानी कि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक. ठीक है, टेम्परेट बायोम होता है पोलर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पोलर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ट्रॉपिक बायोम जो होता है इक्वेटर से लेके कैप्रिकॉन, इक्वेटर से लेके यहाँ कैंसर तक. टेम्परेट बायोम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक, और सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक. फिर उसके बाद में पोलर बायोम होता है जो हमारा पोल पे मौजूद है, पोल पे जो हमारी चीजें मौजूद हैं. और एक्वेटिक बायोम है जो वाटर पे मौजूद है. ये देखो पोलर आइस कहीं दिया हुआ है? ये रहा. ठीक है, ये नहीं, ये तो सॉरी वाटर है. पोलर आइस के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे आ नहीं पाया होगा तो इन लोगों ने शायद कट कर दिया होगा. राइट. ये रहे माउंटेन बायोम. ठीक है, ये रहा ट्रॉपिकल. ये रहा ट्रॉपिकल रीजन पूरा. यहाँ इक्वेटर पास हो रही है. ठीक है, इस तरीके से होता है. हमें ऐसे बस समझना है इस पिक्चर से. इस पिक्चर को लिटरली नहीं लेना है, क्योंकि कई चीजें क्या होती हैं अलग अलग जगह. ये तो गूगल से मैंने रैंडम सर्च करके एक पिक्चर डाली हुई है ताकि आपको समझा सकूं. बाकी आप समझ गए ना बायोम क्या होती है, कैसे कैसे वर्क करती है. अगर आपको फिर भी ना समझ आप कमेंट करना नीचे, मैं फिर से आपको समझा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सब कुछ समझाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा. ये 5 तरीके के मेजर बायोम है, होते तो ज्यादा भी हैं बट हमें जो पढ़ने हैं मेजर 5 जो मेजर होते हैं वो ये हैं. फूड चेन क्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे. फूड चेन होता है किसी भी इकोसिस्टम में अब अगर लिविंग चीजें रह रही हैं तो फूड भी खाएंगी, कंजम्पशन करेंगी फूड का. अगर वो फूड का कंजम्पशन कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी चीज पे डिपेंडेंट होंगे. जैसे कि प्लांट्स हैं वो डिपेंडेंट है एयर वाटर सनलाइट के ऊपर. राइट.
वाटर के ऊपर। जब उन्हें वो चीज मिलेगी तो उसे फूड बनाएंगे। वो फूड बनाने के बाद में जो हर्बीवोरस एनिमल है वो क्या करेंगे, वो ग्रास को खाएंगे, और जो कार्निवोरस है वो हर्बीवोरस को खाएंगे। राइट, खाते तो वो कार्निवोरस को भी है, पर एज इन केस हम लोग फूड चेन की बात कर रहे हैं तो हम इस तरीके से लेते हैं कि जनरल जो चीजें हम देखते हैं वो उसकी हम बात करते हैं। तो फूड चेन होता है फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, जो एनर्जी का फ्लो है ग्रास से लेके ऊपर तक एक ही डायरेक्शन में होगा, कभी ये नहीं है कि बाय डायरेक्शनल हो जाए, बाय डायरेक्शनल नहीं होगा, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल से कंज्यूमर तक जाते जाते कम होती है। प्रोड्यूसर कौन, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। कंज्यूमर कौन, जो अपना फूड किसी से कंज्यूम करते हैं, किसी से लेते हैं। इनको हम हेटरोट्रॉप भी बोलते हैं, और प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं। राइट, तो क्या है कि पहला पॉइंट, एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल होगी, दूसरा डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी इसको बताया है 10% लॉ, या फिर रेमंड लिंडमैन लॉ भी बोलते हैं इसे। रेमंड लिंडमैन लॉ भी बोलते हैं इसे। रेमंड लिंडमैन लॉ क्या कहता है कि जो भी फूड है अपने एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल हम बताएंगे ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, जाने में जो यहाँ पे एनर्जी थी उसका सिर्फ 10% ही ट्रांसफर हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सन है, तो सन से जो एनर्जी प्लांट को मिली वो थी 1000, प्लांट ने ली 1000। ठीक है, प्लांट को खाया किसने, गोट ने, तो गोट को कितनी मिली 10% के हिसाब से, 1000 का 10% क्या हुआ 100। ठीक है, 100 किलो कैलोरीज गोट को मिली। अब ऐसे ही आगे चले जाओ, गोट के बाद में गोट को खा गया लायन, तो 1000 का कितना मिला, 1000 का गोट को मिला 10% 100, और 100 का 10% अब लाइन को मिला, कितना मिलेगा 10, 100 का 10% 10। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये चीज थी। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, स्पेसिफिक पोजीशन, किसी भी स्पीसीज की स्पेसिफिक पोजीशन उस फूड चेन में, उसको हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। जैसे कि हम इसको डायग्राम से समझते हैं, ये रहा, ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एक एग्जांपल है। सबसे पहला जो है वो हो गया आपका ग्रास, दूसरा हो गया ग्रास ओपर, तीसरा हो गया फ्रॉग, चौथा स्नेक, पांचवा हॉक। तो पहला ट्रॉपिक लेवल ग्रास, दूसरा ट्रॉपिक लेवल ग्रास ओपर, ये इनकी पोजीशंस हैं कि ये इन चीजों ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक तरीके की फूड चेन है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, ये जो ग्रास है ये अपना फूड खुद बनाती है। ठीक है, ये खुद बना रही है तो इसे हमने क्या बोला, प्रोड्यूसर। इसको ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं। ग्रास ओपर, फ्रॉग और स्नेक, हॉक, ये तीनों क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं फूड किसी ना किसी से, तो इनको बोलते हैं हेटरोट्रॉप या फिर कंज्यूमर्स। तो मैंने जैसे बताया था 10% लो होता है, एनर्जी डिक्रीज करती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। तो यूनिडायरेक्शनल क्या मतलब, ग्रास से इस तरफ जा रही है तो एनर्जी इस तरफ ट्रांसफर होगी और एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो जैसे कि ग्रास है तो ग्रास के पास अगर 1000 किलो कैलोरी था तो ग्रास हॉपर के पास 1000 का कितना जाएगा, 10% कितना हुआ 1000 का 100। ऐसे ही फ्रॉग के पास कितना जाएगा, 100 का 10% 10। स्नेक के पास कितना जाएगा 100, इसका कितना होगा जाके 100%, 100% का 10%, 10 का 10%, हाँ 10 का 10% होगा जाके 0.1। ठीक है, ऐसे ही हॉक का ले लो 0.01। ठीक है, समझ में आ गया हमको। ये हो गई हमारी फूड चेन की बात, इस तरीके से फूड चेन होती है। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली दिया होगा, बताओ ये फूड चेन का ट्रॉपिक लेवल कौन सा है, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। समझाया सब कुछ जाएगा, बिल्कुल मत डरो। वो अगर हमारे पास थोड़ा सा वक्त बचा तो हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर डालेंगे, नो प्रॉब्लम, उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप तो समझते रहो। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, नॉट टू वरी, कमेंट में जाओ, सीधा क्वेश्चन लिखो। ठीक है, हम उसको कभी ना कभी डिलीवर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक हमारा जो
ये जो हमारा एक दिया हुआ है एक फूड चेन, ये एक एक्वेटिक फूड चेन बोलते हैं इसको। डायटम्स जैसे कि एल्गी होगी, राइट, सबसे छोटे इंडिविजुअल्स जो होते हैं ओशियंस, सबसे छोटा नहीं बोल सकते इन्हें, इनसे भी छोटे होते हैं, तो ये एक फूड चेन है, डायटम्स बोला जाता है। डायटम्स क्या होते हैं, एक तो क्या बोलते हैं, जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं एक तरीके से। तो ये हो गए आपके एल्गी, ठीक है, जैसे कि आपके एल्गी से बोलेंगे डायटियम। उसको खाया किसने, क्रस्टेशियंस ने। क्रस्टेशियंस कुछ ये जैसे ये नीचे कुछ नाम लिखे हुए होते हैं, इनको बोलते हैं क्रस्टेशियंस, ठीक है, इनको बोलते हैं क्रस्टेशियंस। उनको खाया किन्होंने, बड़ी मछलियों ने, फिशेस ने, जो कार्निवोरस फिशेस थी वो इन्हें खा गई, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी एनर्जी ट्रांसफर हुआ, यूनिडायरेक्शनल हुआ, और हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी डिक्रीज होती रही, ठीक है। नेक्स्ट फूड चेन। अब हम फूड चेन हमारा खत्म हो गया, अब हम फूड वेब शुरू करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि फूड वेब क्या होती है, ठीक है। अब तक के लिए सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, पीडीएफ हो सका तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको किसी तरीके का डाउट होता है, नीचे कमेंट मारना, सॉल्व कर दिया जाएगी, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल पढ़ते रहो, जैसा जैसा पॉसिबल होगा हम सब करते चले जाएंगे। अभी जीएस की जस्ट शुरुआत है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है, ज़्यादा आप वरी मत करो, सब बढ़िया से होगा, आप पढ़ते रहो, ओके। तो अभी चलता हूँ, थैंक यू एंड बाय बाय।